जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMN न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 25 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो आज की ब्रेकिंग्स और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे डेली अपडेट्स, क्या है आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की सारी महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें हैं सिर्फ आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो आज 25 सितंबर 2021 शनिवार की अपडेट्स निकल कर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आधार और पान कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ी है। एक राहत भरी खबर आई है। और किसान आंदोलन से समाचार आ रहे हैं कि राकेश टिकैत, किसान नेता जो है हमारे राकेश टिकैत ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से गुहार लगाई है कि कृषि कानूनों पर पीएम मोदी से बात करें, क्योंकि पीएम मोदी फिलहाल अमेरिका में ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर आ रही है संयुक्त राष्ट्र में इमरान का झूठ बेनकाब। भारत बोला खुद को फाइटर बताकर आगजनी कर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की फिर से बेइज्जती हुई है संयुक्त राष्ट्र के सामने। उसी से रिलेटेड ये खबर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की नीतियों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों का पोषण करता चला रहा है। पाकिस्तान खुद को फायर फाइटर बताकर आगजनी कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर में है पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतों की घोषणा। जानिए शनिवार को आपके शहर में क्या है तेल के दाम। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों को राहत थोड़ी सी मिली है। देश के प्रमुख तेल विपणन कंपनियों को आज तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखता नजर आ रहा है। आज डीजल जहां कल की कीमतों पर बिक रहा था, वहीं पेट्रोल 5 सितंबर को तय कीमतों पर टिका रहा था। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल में 20 से 22 प्रति लीटर की पैसे की बढ़ोतरी की थी। हालांकि पेट्रोल के दाम स्थिर रखे गए थे। करीब 17 दिनों के बाद तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में वृद्धि की थी। तो पेट्रोल डीजल से रिलेटेड ये खबर है। आपको बता दें कि आप भी पता कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल इंडियन ऑयल ने पेट्रोल डीजल का रेट पता करने की सुविधा दी है। आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक दिल्ली की कीमत जानने के लिए मैसेज बॉक्स में RSP 102072 टाइप करें और इसे दिए गए नंबरों पर भेज दें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के रिलेटेड भी नंबर्स प्राप्त है। आप उसी से पेट्रोल डीजल का दाम जान सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर में है इंडो पैसिफिक में मिलकर करेंगे काम। क्वाड की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में क्वाड देशों की पहली आमने सामने बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपनी शुरुआती भाषण में क्वाड को लेकर भविष्यवाणी की रणनीतियों को स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहली फिजिकल क्वाड समिट ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 2014 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड महामारी का सामना कर रहा है तो हम एक बार फिर क्वाड के रूप में एक साथ मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीनेशन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की मदद करेगा। बढ़ते अगले समाचार की, और अगली खबर में है अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चपेट में आए 6 ग्रामीणों को सेना ने किया एयरलिफ्ट। भारतीय सेना ने 6 ग्रामीणों को एयरलिफ्ट किया है जो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी की सुदूर इलाके में शिकार पर गए थे, जहां वे गुरुवार रात बिजली गिरने से उनकी चपेट में आ गए थे। रक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि बिजली गिरने से ग्रामीण गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इलाके ने पैदल निकासी को रोक दिया है। स्पीयर कॉर्प्स के तत्वाधान में DAO डिवीजन ने पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया और उन्हें सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया। देखते अगले समाचार। अगली खबर में है आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखेंगे उनमें अफगानिस्तान सीमा पर होने वाला आतंकवाद, कोरोना संकट, गरीब देशों की मदद और सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी जैसे विषय अहम हैं। आगे देखते हैं क्या है समाचार में है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित। कुल 761 अभ्यर्थी हुए पास। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 2020 में हुई सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 761 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया है। शुभम कुमार नाम के अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर 15-19-29-4 है, उन्होंने परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है इमरान खान ने फिर आलापा कश्मीर का राग, तालिबान के हुकूमत की वकालत की। तो यूएनजीए में पाकिस्तान ने तालिबानी हुकूमत की वकालत की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में एक बार फिर कश्मीर का राग आलापा है और युद्ध की बात भी कही है। उन्होंने अपने भाषण में अफगानिस्तान में तालिबान की जमकर वकालत की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी अभियान में पाकिस्तान की भूमिका का भी जिक्र किया और कहा कि इतना कुछ करने के बाद भी इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया गया और पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया। इमरान खान के रिकॉर्डेड भाषण प्रसारित भी किया गया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है तेल और गैस उत्पादन का केंद्र बनेगा पूर्वोत्तर भारत। सरकार ने मंजूर किए 1 लाख करोड़। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल एवं गैस परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। पुरी ने कहा कि इस क्षेत्र में अन्वेषण का रकबा 2025 तक मौजूदा 30,000 वर्ग किलोमीटर से दुगना होकर 60,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जबकि पिछले 3 वर्ष में खुले क्षेत्र लाइसेंस नीति के तहत लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहले ही आवंटित किया जा चुका है। देखते अगले समाचार अगली अपडेट में है आधार को यूएन से जोड़ने की समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन के साथ आधार संख्या को जोड़ने और उसके सत्यापन की समय सीमा बढ़ाकर 31 नवंबर 2021 कर दी है। न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले से जुड़ी सुनवाई करते हुए कहा कि इस बढ़ी हुई समय सीमा तक नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के संबंध में जिनके यूएएन के साथ आधार संख्या नहीं जुड़ी है उसके मामले में भविष्य निधि जमा करने की अनुमति होगी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायाधीश ने 17 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि अब तक आधार संख्या को यूएएन के साथ जोड़ना कानूनी रूप से वैध है अथवा नहीं यह तय नहीं हो सकता है जब तक आधार के फैसले के मुताबिक आधार के साथ सत्यापित अथवा प्रमाणित करने में असफल रहने पर कानून के तहत कर्मचारियों को किसी भी लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ये बहुत अच्छी खबर है यूएन के रिलेटेड। और आपको बता दें कि आधार और पान कार्ड को भी लिंक करने की समय सीमा सरकार ने बढ़ा दी है, जिसके रिलेटेड सीएमएम पर आपको खबर पहले दिखाई जा चुकी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अपने एनडीए बैचमेट्स के साथ वीकेंड मनाएंगे कैप्टन अरविंदर सिंह। 4 दिन तक चंडीगढ़ में होगा मिलन कार्यक्रम। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह एक राजनीतिक के तौर पर नहीं बल्कि एक फौजी के तौर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके राजनीतिक सलाहकार ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के अपने बैचमेट्स के लिए चंडीगढ़ में एक मिलन कार्यक्रम गेट टुगेदर का आयोजन किया है और यह आयोजन 24 सितंबर की शाम से शुरू होकर 27 सितंबर सोमवार तक चलेगा। इस कार्यक्रम के लिए कैप्टन ने एनडीए के अपने सभी बैचमेट्स को परिवार सहित आमंत्रित किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले अक्टूबर 2017 में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन उस समय वे पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय अपनी पार्टी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने पार्टी के अंदर अपने अपमान का जिक्र किया और पूछा कि अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा। बढ़ती अगली खबर की और अगले समाचार में है राकेश टिकैत की बाइडेन से गुहार, किसान कानूनों पर पीएम मोदी से बात करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को अपने मुद्दे उठाने का एक और मौका देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जो कदम उठाया है वह फिर से एक बार सुर्खियों में है। राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को टैग करते हुए ट्वीट किया है और बाइडेन से गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसान कानूनों के ऊपर बात करें। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में ये भी दावा किया है कि किसान कानूनों का विरोध में 11 महीने से किसान प्रदर्शन चल रहा है कानून के विरोध में, और इस प्रदर्शन में 700 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुहार लगाई है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर समझाए, किसान आंदोलन के मुद्दे पर समझाए, उनसे बात करें, क्योंकि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में ही हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है पीएम मोदी का स्पेशल गिफ्ट देखकर कमला हैरिस को आएगी अपने नाना नानी की याद। प्रधानमंत्री ने कई उपहार भी किए भेंट। तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष नेताओं को रिझाना शुरू कर दिया है, उनको गिफ्ट वगैरह भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ऐसा उपहार दिया है कि जिसे देखकर कमला हैरिस को अपने दिवंगत नाना नानी की याद आएगी, ऐसा पीएम की तरफ से परसेप्शन आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को उनके दिवंगत नाना पीवी गोपालन के पुराने नोटिफिकेशन जिन्हें लकड़ी की फ्रेम में सजाया गया है। कमला हैरिस बचपन में ही अपने माता पिता के साथ भारत छोड़कर अमेरिका चली गई थी। प्रधानमंत्री मोदी का उपहार पाकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने दादा के साथ अपने बचपन की भी याद आएगी। तो एक खूबसूरत पहल हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बढ़ती अगली खबर की और अगली खबर में है बिटकॉइन पर चीन का बड़ा प्रहार, अपने यहाँ लेन देन पर पूरी तरह लगाया बैन। तो बिटकॉइन से रिलेटेड ये खबर है, बिटकॉइन पर बैन लगा दिया है चाइना ने। तो पीटीआई के हवाले से खबर आई है चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए बिटकॉइन और इस प्रकार की सभी अन्य आभासी मुद्राओं यानी वर्चुअल करेंसी में किए जाने वाले सभी प्रकार के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही अनधिकृत तरीके से डिजिटल मुद्रा के उपयोग पर पाबंदी लगाने को लेकर अभियान शुरू किया है कि केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने नोटिस में कहा कि बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य डिजिटल मुद्राओं ने वित्तीय प्रणाली को बाधित किया है। इसका उपयोग काले धन को वैध बनाने और अन्य अपराधों में किया जा रहा है। चीनी बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी पर 2013 में पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सरकार ने इस साल अनुस्मरण पत्र जारी किया। यह बताता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आधिकारिक स्तर पर चिंता है। सरकार इस प्रकार की मुद्राओं के जरिए लेन देन से वित्तीय प्रणाली को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित है। देखते अगले समाचार। अगली खबर में है भारतीय श्रमिकों को अगले साल से बुलाना शुरू करेगा जापान। जानिए पीएम मोदी और सुगा के बीच किन मुद्दों पर हुई बात। जापान अगले साल से बड़े पैमाने पर भारत के प्रशिक्षित श्रमिकों को बुलाना शुरू करेगा। दोनों देशों के बीच कुछ वर्ष पहले इस बारे में समझौता हुआ था, जिसके तहत जापान भारत में खास तौर पर प्रशिक्षित किए गए 1 लाख पेशेवरों को अपने यहाँ रोजगार पर रखेगा। इस बात की जानकारी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दी। दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। उनके बीच वैसे 3 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इसमें द्विपक्षीय रिश्तों के सभी आयामों पर काफी गहराई से वार्ता हुई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है स्नोफॉल इन कश्मीर। कश्मीर के पहाड़ों पर सर्दियों की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग, सोनमर्ग और यूसमर्ग में हुआ हिमपात। कश्मीर में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्री अमरनाथ गुफा और यूसमर्ग समेत वादी के सभी ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर हुए हिमपात से तापमान भी सामान्य से नीचे चला गया है।
हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना भी जताई है। कश्मीर में सितंबर का महीना रुखसत होते ही सर्दियां दस्तक देना शुरू कर देती है। हालांकि अभी सितंबर के चंद दिन बाकी है, लेकिन रविवार को वादी में मौसम ने करवट बदली और गुलमर्ग समेत वादी के सभी ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी भी हुई है। गुलमर्ग की अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुक्रवार दूसरे दिन भी रुक रुक कर जारी रहा है। तो कश्मीर से बर्फबारी की भी खबर आ रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में है 14,000 फीट की ऊंचाई पर 6 साल बाद दिखा दुर्लभ नीलकमल। केदारनाथ क्षेत्र के समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर इन दिनों दुर्लभ प्रजाति का नीलकमल खिला है। विलुप्त की ओर और अग्रसर पुष्प के लगभग 6 वर्ष बाद इतनी बड़ी तादाद में नजर आने से वन विभाग खासा उत्साहित है। अब उसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में विलुप्त प्राय प्रजाति के पुष्प व पौधों के लिए नई संभावनाएं दिखाई दे रही है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग का असर जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति पर भी पड़ रहा है। खासकर उच्च हिमालयी क्षेत्र में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई पुष्प व पौधे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। इन्हीं में से एक नीलकमल भी है। यह राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की तरह दुर्लभ प्रजाति का पुष्प है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर अब 6 साल बाद खिला है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है फार्मर प्रोटेस्ट के रिलेटेड ये खबर है। न आंदोलन खत्म हो रहा है, न दिल्ली के बॉर्डर खुल रहे हैं, हर दिन बढ़ता जा रहा है नुकसान। बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन अब 10 महीने पूरे करने जा रहा है। ठीक एक दिन बाद यह आंदोलन 11वें महीने में प्रवेश कर जाएगा। अब जो हालत दिखाई दे रही है उसमें यह आंदोलन 1 साल भी पूरा कर ही लेगा, क्योंकि न तो आंदोलनकारी अपनी जिद छोड़ रहे हैं और न ही सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पेशकश की जा रही है। आपको बता दें कि आंदोलन के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार की अकड़ और किसानों के आंदोलन, ऐसे में स्वाभाविक है कि आंदोलन अभी जल्दी से खत्म नहीं होगा। इसके आसार कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर दिक्कत तो ये है कि आंदोलन खत्म न होने की सूरत में बहादुरगढ़ के जो उद्यमी, व्यापारी और आम लोग टिकरी बॉर्डर से जाना आना करते हैं, वहां से एक तरफ रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। हाल ही में बहादुरगढ़ के उद्यमियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उस पर सुनवाई की अगली तारीख 15 नवंबर तय कर दी गई है। जाहिर है कि तब तक तो आंदोलन अपना 1 साल पूरा करने के नज़दीक भी पहुंच जाएगा। उसके बाद भी बॉर्डर खुल जाए ये तय नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी गठित तो की गई, लेकिन उस कमेटी से किसी तरह की बातचीत से आंदोलनकारियों ने इनकार कर दिया था। देखते अगली खबर आ रही है गुजरात से। शेरी गरबा को मिली है मंजूरी, 400 लोगों के साथ गरबा खेल सकेंगे। अब शेरी गरबे को मंजूरी मिल गई है, लेकिन क्लब पार्टी प्लॉट में नहीं हो सकेगा आयोजन। नाइट कर्फ्यू रात 12 बजे से। तो गुजरात राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी नवरात्रि त्योहारों के दौरान सोसाइटी फ्लैटों में आयोजित होने वाले शेरी गरबा को मंजूरी दे दी है। पार्टी प्लॉट, क्लब या किसी अन्य खुले स्थान में व्यावसायिक गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इधर नवरात्रि को देखते हुए 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू 1 घंटे की राहत दी गई है। रात्रि कर्फ्यू में सरकार को उम्मीद है कि समारोह में शामिल होने से पहले लोग कोरोना वैक्सीन जरूर ले लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को नवरात्रि की योजना को लेकर गृह विभाग के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में फैसला यह लिया गया है, मात्र शेरी गरबा सोसाइटी और फ्लैट में माताजी की आरती और गरबे का आयोजन हो सकेगा, जबकि दुर्गा पूजा, विजयादशमी,
उत्सव, शरद पूर्णिमा जैसे अन्य त्योहारों के आयोजन को भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि इन त्योहारों में अधिकतम 400 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। समारोह के दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। तो अब गुजरात में शेरी गरबे को मंजूरी मिल गई है। 400 लोग एक साथ गरबा खेल सकते हैं। अब देखते हैं अगले समाचार। तो अगले समाचार में है मौसम की जानकारी। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम का हाल, ये जानते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, दक्षिण असम, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और डेली न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।